everyone, welcome to Exam Total Lectures. This is part 20 of chapter 2 of class 11, Structure of Atom. Topic we are studying right now is Bohr's theory of hydrogen atom. And इस video में we will see that what is the energy of electron. Energy निकालने के लिए first we have to calculate the velocity. हमने last video में about the Bohr radius पढ़ा था. This is the Bohr radius. बोहर रेडियस क्या होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड उसके अराउंड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग, दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस सेंटर टू द इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं बोहर रेडियस. और आर एन यानी कि किस नंबर के ये ऑर्बिट में है. देयर आर ऑर्बिट कंसेंट्रिकली अरेंज्ड around the nucleus 1, 2, 3 so on. तो Rn is the number of that orbit जिस भी ऑर्बिट में है. तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमने देखा था Rn क्या होता है, दैट इज n स्क्वायर, कौन सा नंबर का ऑर्बिट है, h स्क्वायर दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 4 पाई स्क्वायर me दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k ze स्क्वायर. z is the atomic number and E is the charge on the electron and it's the constant. We also saw that angular momentum जो nth orbit में होता है mvr that is the angular momentum, me v जो उसकी velocity है उस nth orbit में and rn यानी कि बोहर रेडियस nth orbit का जो रेडियस है वो क्या होता है nh over 2 pi. एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है nth ऑर्बिट में. तो यहाँ से हम वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि vn जो है दैट इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई MERN. अब हमें vn यानी कि nth ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो हमें पता लग गया. Rn की जगह हम ये सब वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट इट एंड वी फाइंड आउट दैट वेलोसिटी जो होती है एक इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वो होती है 2 पाई k ze स्क्वायर ओवर nh. तो यहाँ से अगर हम Rn का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हम इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ z और n की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको रेडियस नहीं पता. सो इसीलिए vn क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई k ze स्क्वायर ओवर nh. सिंपल है. रेडियस हमें पता है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई से हमने vn निकाल दिया और vn में हमने rn जो यहाँ पे rn है उसमें ये वैल्यू पुट करके वी गॉट दिस दैट वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई k ze स्क्वायर ओवर nh. सो हमें क्या निकालना है, ये तो हमने वेलोसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की, हमें निकालना है एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में. वो कैसे निकलेगी, एनर्जी क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है KEN यानी nth ऑर्बिट में, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी सिंपल टर्म्स में वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. सो KEN दैट इज इक्वल टू हाफ me, हम इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, vn इज द वेलोसिटी जो हमने अभी पीछे स्लाइड में निकाला, स्क्वायर. nth ऑर्बिट में हम ये टर्म्स ले रहे हैं. vn का वैल्यू हमने अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू 2 पाई. ये वैल्यू जब हमने यहाँ पुट किया तो व्हाट वी गॉट nth ऑर्बिट में, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2me पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय n स्क्वायर h square. Also know that k is equal to 1 over 4 pi, that is epsilon. It is absolute permittivity. In this case we are taking vacuum. So जब हम यहाँ पे k की वैल्यू को 1 over 4 pi epsilon naught डाल देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंटू 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर नॉट स्क्वायर डाल रहे हो. So pi आपका कट गया, it is 16 here, so you will get 8, that is epsilon naught square. So you will get mez square e4 over 8 n square h square epsilon naught square. So ये हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता लगी nth ऑर्बिट. अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. हमें काइनेटिक एनर्जी पता लगी है, नाउ वी नीड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन.
पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है कि आपको कितना काम करना पड़ा एक इलेक्ट्रॉन को इनफिनाइट डिस्टेंस से लाने में टू द ऑर्बिट ऑफ एन एटम, डिस्टेंस जिसका Rn है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इनफिनाइट डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उसको इन्फिनिटी लाने में इधर तक nth ऑर्बिट, दिस इज द Rn, ठीक है, इस ऑर्बिट में लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा। Potential energy of an electron, which is the work done when an electron is brought from infinite distance to the orbit of atom at a distance Rn of the nucleus. So potential energy एक इलेक्ट्रॉन की electrostatic potential energy होती है nth ऑर्बिट में, that is k q1 into q2 over Rn. फिजिक्स में हमने स्टडी किया है, that is these are the charges. q1 यानी एक चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का which is negatively charged, and एक चार्ज होगा न्यूक्लियस का which is positively charged, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम ये साइंस को कंसिडर करेंगे, उसी से हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रहा है, उसका जो साइन आएगा। Q1 दे आर द चार्जेस विद साइन, और Rn यहाँ पे रेडियस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्जेस कौन सा है, Ze यानी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ पे भी हम Rn की वैल्यू जो पुट करते हैं, एंड दिस इज Ze एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। हम ये वैल्यूज यहाँ सब पुट कर लेते हैं, Rn का वैल्यू पुट किया एंड E एंड Ze यहाँ पे पुट किया, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड व्हाट वी गॉट दैट इज 4me पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें तो और वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, एंड दैट विल बी नेगेटिव साइन MEZ स्क्वायर E4 बाय 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सिंपली आपको Rn का वैल्यू पता है, Vn का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप ये वैल्यूज पुट करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन है यहाँ पे, बिकॉज ये भी यहाँ पे आप देखोगे जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो इट विल बी नेगेटिव, इट इज सिंपल, नेगेटिव ही आएगी पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो वर्क करना पड़ा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज अगर आपको nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को रखना है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ तक आप ले आए, उसके बाद आपको यहाँ पे रोकना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकेगा, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वर्क डन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को तो कंसिडर कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल यानी कि जब दो मासेस, किसी भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होती है, तो हम उसको कंसिडर क्यों नहीं करें। व्हाई वी आर ओनली कंसिडरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। रीज़न ये है कि हम इसको नहीं करते बिकॉज ये मासेस बहुत छोटे हैं, तो कंसिडरेबली अगर हम देखें कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, माइन्यूट है, तो मासेस बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी भी पता लग गई और लास्ट स्लाइड में हमने देखा काइनेटिक एनर्जी भी पता लग गई। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड वाइज आप देखेंगे इट इज 2 टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट द साइंस आर ऑपोजिट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ एक ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एंड पोटेंशियल एनर्जी उस ऑर्बिट में, उस nth ऑर्बिट में है कि एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नेगेटिव इन साइन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल गेट कि टोटल एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वो क्या है, दिस होल expression, that is MEZ square E4 by 8n square H square epsilon naught E naught square absolute permittivity। And very important
वो ये है कि यहाँ पे साइन जो है दैट इज नेगेटिव, यानी कि एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में नेगेटिव होती है। अब इसका क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की रहती है वो कम रहती है एक ऑर्बिट में देन द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है देन जो Rn nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन को जब वो रेस्ट पे है, वो इन्फिनाइटली बहुत दूर है न्यूक्लियस से, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 0, E इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमने बताया था। सो जब हम सब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, मास, इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो वैल्यू जो बचेगी, जैसे आपने मास का देखा है वैल्यू क्या होता है, me दैट इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Then electron charge is E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules atom inverse. H यानी कि Planck constant that is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. And K value is 8.99 into 10 raised to power 9 Newton meter square coulombs inverse square. So ये जो values जब हम यहाँ put करेंगे, so we'll get the value of minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square. एंड यहाँ पे हमने k का वैल्यू दिया है, k हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये एक्सप्रेशन है एनर्जी का nth ऑर्बिट में। तो आप डिफरेंट एनर्जीज निकाल सकते हो अगर आपको z और n पता है। एनर्जी गिवन है जूल्स पर एटम में, जबकि हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में EV जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 joules। आप इसको डिवाइड कर दीजिए विद दिस एक्सप्रेशन, तो आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिल जाएगी। सो दैट विल बी minus 13.6 z square by n square. इट इज पर EV पर एटम। सो नेगेटिव साइन हम बात कर रहे थे। नेगेटिव साइन जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दिखाता है एटम की, यानी कि नेगेटिव साइन बताता है कि एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम में वो कम होती है देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, nth ऑर्बिट में है, वो अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, ठीक है, और उसकी एनर्जी लोअर होती है, कम होती है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो बहुत होती है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइटली फार अवे है न्यूक्लियस से, बहुत दूर है न्यूक्लियस से। तो E0 को हम इज्यूम करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसका n जो है इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, E इन्फिनिटी को हम कंसिडर करते हैं 0। नेगेटिविटी जैसे जैसे कम होते हुए अगर 0 की तरफ 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे और 0 से ऊपर तो एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाइंडेड नहीं होता न्यूक्लियस से। सो एक बाइंडेड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोजर होता है न्यूक्लियस से, En जो है वो बढ़ता जाता है, एनर्जी जो है वो वैल्यू में बढ़ती जाती है और उतनी ही नेगेटिव होती जाती है क्योंकि वो कम होती जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को बाइंड होना है अगर न्यूक्लियस से तो उसे अपनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। सो मतलब नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी है यानी कि उतना ज़्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी है, उतनी कम एनर्जी है। बिकॉज जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा, वो nth ऑर्बिट में नहीं रहेगा। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताता है विद रेफरेंस टू जीरो एनर्जी जो n इज इक्वल टू 0। जो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू होती है, नेगेटिव एनर्जी हम उसको n को 1 लिख देते हैं, विच कॉरेस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट को।
ठीक है, जिसको कि हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड स्टेट. सो हियर वी गॉट दिस एक्सप्रेशन दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पर एटम एक En जो होता है, En इज इक्वल टू -13.6 ब्रैकेट में z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इज द nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. यहाँ से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं हाइड्रोजन की. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लेवल 1 की हम बात करें, लेवल 1 यानी कि n इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो z क्या होगा, तो एनर्जी क्या होगी, En विल बी इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर क्या होता है हाइड्रोजन के लिए, इट विल बी 1 एंड nth है, n इज 1 तो इट विल बी 1 स्क्वायर. ev एटम पर एटम की हम बात कर रहे हैं, तो इट विल बी -13.6 ev पर एटम. सिमिलरली अगर आप लेवल 2 की बात करेंगे तो उसमें भी En -13.6, लेवल 2 के लिए z स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 1 स्क्वायर एटॉमिक नंबर सेम, n स्क्वायर जो हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ev एटम इनवर्स. तो इट विल बी 4 -13.6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, -3.4 ev पर एटम. तो आप देखोगे वैल्यू जो है सेकेंड लेवल में जाके, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकेंड n इज इक्वल टू 2 में जंप करता है तो नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऐसे ऐसे कम होती जाएगी एंड एक पॉइंट पे जाके ये 0 हो जाएगी, यानी कि फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो इसी तरह हम थर्ड लेवल पे भी इसको निकाल सकते हैं, दैट यू कैन फाइंड इट आउट एंड आप देखेंगे और ज़्यादा कम हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एटम. अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि कितनी एनर्जी नीडेड है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन. पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एक न्यूट्रल एटम से. इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज बाइंडेड है वो न्यूक्लियस से, देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस बॉन्ड को आप तोड़ सकें. ठीक है, ये जो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. हर इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी अलग होती है, बिकॉज वो किस लेवल पे है बॉन्डेड, किस nth ऑर्बिट में है. जितना ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बिटवीन द टू, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कि वो किस लेवल पे बॉन्डेड है विद द न्यूक्लियस. तो Hg प्लस एनर्जी आपने दिया, क्या बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और आयन कैटायन बन गया. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, यानी जब आप पहला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब आपने क्या करना है, दूसरा आयन निकालना है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जाता है एक एटॉमिक ऑर्बिट से, तो टोटल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जो हो जाती है वो नॉन नेगेटिव होती है, मोर देन 0 हो जाती है. टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में इज ऑलवेज नेगेटिव. एनर्जी nth ऑर्बिट में एज पर दी बोहर मॉडल हमें पता है nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है. nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इट इज ev एटम इनवर्स. एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्लस जितनी आयनाइजेशन एनर्जी आप दोगे दैट इज इक्वल टू 0. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये जाएगा वैल्यू, ठीक है, अगर हम 0 इस साइड पे लेके जाएंगे, इट विल बी नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट
जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है नेगेटिव में उतनी ही आपको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। हमें पता है, हमने निकाला है कि फर्स्ट ऑर्बिट में E1H जो वैल्यू रहती है हाइड्रोजन एटम की वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू -13.6 EV एटम इनवर्स। ठीक है, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, दैट इज इक्वल टू, यहाँ बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में या अंदर तो नेगेटिव ही है, सो नेगेटिव 13.6 EV एटम इनवर्स। सो योर आंसर विल बी 13.6 EV एटम इनवर्स। इतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए। दिस इज अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑपोजिट इन चार्ज होता है देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमें निकालना है। अब बोहर मॉडल से हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी, क्वांटिटेटिवली इन्होंने डिफाइन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, लेकिन कुछ लिमिटेशंस रही बोहर मॉडल की भी। लेट्स सी, देखो बोहर मॉडल जो है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आयन पॉजिटिव, यानी बिकॉज हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए बोहर मॉडल जो है वो वैलिड है, उसे ज़्यादा का कैलकुलेशन करना मुश्किल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्बिट्स जो हैं इनको सर्कुलर देखा गया, बट अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड इनके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट्स जो होते हैं दे आर इलिप्टिकल। 1915 में इन्होंने प्रपोज किया कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो कि बोहर मॉडल ने जैसे बताया कि एक सर्कुलर कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स होते हैं, ये सर्कुलर नहीं होते, ये इलिप्टिकल होते हैं। इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि एक पर्टिकुलर एक n के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए बहुत सारे ऑर्बिट्स इलिप्टिकली जो वेरी करेंगे, ठीक है, एक nth एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए वो पॉसिबल है। एंड न्यूक्लियस जो है वो उस इलिप्स के, जो बहुत सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये एक लिमिटेशन बाद में निकल के आई अबाउट द बोहर मॉडल। डिटेल में हमें इतना नहीं करना, वी विल सी इट लेटर। थर्ड लिमिटेशन ये रही अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। इट कुड ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स, यानी कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें कुछ ब्राइट रीजन होते हैं और कुछ डल रीजन होते हैं। बोहर मॉडल को अगर हम देखें तो ऐसे ब्राइटनेस और डलनेस नहीं आना चाहिए स्पेक्ट्रम में, लेकिन ये ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि कुछ ट्रांजिशंस जो हैं वो फेवर्ड हैं, वो ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर ट्रांजिशन। बोहर मॉडल में सभी ट्रांजिशन इक्वली होंगी, तो ब्राइटनेस और डलनेस ऑब्जर्व होती हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं होता बोहर मॉडल से। सिमिलरली इट वायलेट्स द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इतनी सारी डेरिवेशन हमने की, वेलोसिटी निकाली, मोमेंटम निकाला, सब कुछ निकाला, लेकिन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप मोमेंटम को, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन को और पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने डेरिवेशंस करके ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम में निकाल रहे हैं, वेलोसिटी भी निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, तो इट वायलेट्स द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डिटेल में लेटर वीडियोज में देखेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रम लाइन। अब ये फाइन स्ट्रक्चर क्या है, होता क्या है, कुछ लाइंस जो हैं वो बहुत क्लोज आती हैं, यानी कि एक लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू डबलेट्स। ये जो डबलेट्स होते हैं फाइनर डिटेल्स होते हैं, 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आती हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में देखी गई हैं। सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज किया उस टाइम पे, ठीक है, तो ये डबलेट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि लेटर देखा गया अबाउट द वेरियस क्वांटम नंबर्स में, कि इनकी वजह से एक लाइन स्प्लिट हो जाती है 2 लाइंस में। सिमिलरली
जीमैन इफेक्ट जो कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में और स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे गए, जो लाइन स्प्लिट हो जाती हैं, ये स्प्लिटिंग्स को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एट लास्ट एक एटम जो है उसमें एबिलिटी होती है केमिकल बॉन्ड बनाने की, दैट वाज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर मॉडल। दैट इज वाई एक नीड अराइज हुई एक बेटर थ्योरी की विच कुड एक्सप्लेन जो लिमिटेशंस थी उसको वो एक्सप्लेन कर पाता, एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इवॉल्व हुआ। मेरिट्स तो बहुत थे इस मॉडल के। दैट्स ऑल अबाउट द बोहर मॉडल।